मैं तो राजनीति में आता ही नहीं। यदि लालू प्रसाद जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जेल हमें नहीं भेजा होगा, हमने एक मच्छर भी नहीं मारा होगा। और मेरे ऊपर 17 मर्डर केस डाले गए लालू जी के द्वारा। 1995 में यदि लालू प्रसाद जी ने मेरे परिवार के 22 लोगों को जेल में नहीं डाला होता तो मैं राजनीति में भी नहीं आता, दूर दूर तक राजनीति में नहीं आता। साल 1990 से लेकर 2005 तक लालू राबड़ी शासन, जिसका सम्राट चौधरी कभी खुद भी हिस्सा रहे। 1999 में राबड़ी देवी सरकार में सबसे युवा मंत्री बनाए गए। आज बीजेपी से बिहार का सीएम बनने के बाद 28 जून 2025 को बिहार विधानसभा चुनावों से पहले दिया उनका यह बयान खूब वायरल हो रहा है। मैं तो राजनीति में आता ही नहीं। यदि लालू प्रसाद जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जेल हमें नहीं भेजा होता। जिसमें वो कटाक्ष करते हुए राजनीति में आने का श्रेय लालू प्रसाद यादव को दे रहे हैं। बहरहाल 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं। वो राज्य में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री हैं। उनके साथ जेडीयू के विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने भी मंत्री पद के तौर पर शपथ ली। ये दोनों उप मुख्यमंत्री के रूप में पद संभालेंगे। इस तरह से बिहार के सीएम के तौर पर नीतीश कुमार का 21 साल का सफर खत्म हुआ। अब बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा है कि सम्राट चौधरी को बीजेपी ने क्यों मुख्यमंत्री बना दिया। आरजेडी से राजनीति शुरू करने वाले सम्राट चौधरी लालू की पार्टी को तोड़कर जेडीयू में एंट्री लेते हैं। उसके बाद उन्होंने जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का दामन थामा, जहां उनके पिता शकुनी चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने। और फिर सम्राट ने बीजेपी में एंट्री ली, जहां पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और कहा, सम्राट जाओ संभालो बिहार की कुर्सी। सम्राट चौधरी के बीजेपी आलाकमान की चॉइस नंबर 1 बनने के पीछे कई वजहें हैं। एक वजह तो सम्राट चौधरी का 30 साल का राजनीतिक अनुभव है। दूसरा, नीतीश कुमार के साथ उनके मजबूत रिश्ते। तीसरा, बिहार के एक बड़े तबके में उनकी मजबूत पकड़। चौथा, उनकी प्रशासनिक कामकाज करने कराने की क्षमता। और पांचवा, बिहार में जेडीयू को हटाकर बीजेपी की पकड़ और वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश, ताकि बीजेपी को सहयोगी दलों पर निर्भर ना रहना पड़े। बीजेपी सहयोगी दलों पर निर्भरता खत्म क्यों करना चाहती है, पहले यह समझते हैं। सम्राट चौधरी आरजेडी, जेडीयू, हम को संभालते हुए, उन पार्टियों में रहते हुए राजनीतिक अनुभव प्राप्त करने के बाद बीजेपी में आए, जहां उनकी राजनीतिक क्षमताएं मजबूत हुई। इसी अनुभव और मजबूती का फायदा बीजेपी बिहार में उठाना चाहती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अब बिहार में सहयोगी दलों पर निर्भर नहीं रहना चाहती। उसी तरह जैसे महाराष्ट्र में हुआ, उसी तरह जैसे बाकी और राज्य में हुआ, बल्कि अपने चेहरे को सत्ता देकर बिहार को अकेले संभालने की दिशा में बीजेपी कदम बढ़ा रही है। सम्राट चौधरी 1990 के दशक से राजनीति में एक्टिव है। बिहार की राजनीति का हर दौर वो देख चुके हैं और बिहार के सामाजिक राजनीतिक पहलुओं से अच्छे से वाकिफ है। कुशवाहा समुदाय से उनका कनेक्शन एक मजबूत सामाजिक आधार बनाता है। सम्राट चौधरी की सबसे बड़ी मजबूती उनका यही सामाजिक समीकरण है, क्योंकि वो बिहार के कुशवाहा समुदाय से हैं और इस समुदाय की बिहार के वोट बैंक में सबसे बड़ी और अहम हिस्सेदारी है। नीतीश कुमार के कुर्मी समुदाय, अन्य पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के साथ यह समुदाय करीब 60% वोट बैंक का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए बीजेपी ने सम्राट को मुख्यमंत्री बनाकर इस वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। साल 2024 से बतौर उप मुख्यमंत्री वो प्रदेश के वित्त, शहरी विकास और पंचायती राज जैसे विभाग संभाल रहे हैं, तो उन्हें शासन की बारीकियों का पता है। नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी के मजबूत संबंध हैं। जी हां, सम्राट चौधरी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत आरजेडी से की थी। 99 में राबड़ी देवी की सरकार में उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया था। फिर वो जनता दल यूनाइटेड जेडीयू में आए, जहां उन्होंने नीतीश कुमार के साथ काम किया। और साल 2018 में, या कहें कि साल 2017 के आखिर में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वो डिप्टी सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। यानी वो बिहार के तीनों प्रमुख दलों से अनुभव लेने के बाद मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। साल 2014 में आरजेडी के विधायकों को एक ग्रुप को तोड़कर उसे जेडीयू में जोड़कर उन्होंने अपनी निर्णय लेने की क्षमता को भी साबित किया।
सम्राट चौधरी फैसला लेने और रणनीति बदलने में माहिर माने जाते हैं। यह भी एक बड़ा कारण है क्योंकि बीजेपी में सम्राट चौधरी अपने अनुभव के आधार पर पहले प्रदेश अध्यक्ष बने, फिर उप मुख्यमंत्री और आज वो बिहार में बीजेपी के प्रमुख ओबीसी चेहरों में से एक है। सम्राट चौधरी कभी नीतीश कुमार के सबसे बड़े आलोचक थे, लेकिन 2024 से 2026 के बीच गठबंधन की राजनीति में उन्होंने समझदारी दिखाते हुए उन्हीं नीतीश कुमार के साथ बतौर उप मुख्यमंत्री काम किया। यानी वो समय और परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति बदलने में माहिर हैं, अपने आप को ढालने में माहिर हैं। वहीं उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी राजनीतिक है। उनके पिता शकुनी चौधरी प्रदेश के वरिष्ठ नेता रहे, तो राजनीति उन्हें एक तरह से विरासत में मिली हुई है। दरअसल सम्राट के पोटेंशियल को बीजेपी नेतृत्व ने पहचाना है। यही वजह है कि बीजेपी के अंदर उनके राजनीतिक करियर का ग्राफ बहुत तेजी के साथ बढ़ा। आरएसएस या एबीवीपी बीजेपी के बैकग्राउंड से इतर वो बीजेपी की पसंद बन गए, मुख्यमंत्री बना दिया। बीजेपी के पास राज्य में जो वर्तमान नेता हैं, अगर उनको देखा जाए तो सौम्य हैं, मृदुभाषी हैं, लेकिन पार्टी में यह समझ मजबूत होती जा रही है आज की तारीख में कि उसे बिहार में आगे बढ़ने के लिए एक आक्रामक और लड़ाकू लीडर चाहिए। सम्राट चौधरी उसमें फिट बैठते हैं। आप देखिए, सम्राट बीजेपी में 2017 में आते हैं और महज 6 साल में प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं। फिर उप मुख्यमंत्री, वित्त विभाग, गृह विभाग जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उन्हें दी जाती हैं। बीजेपी के अंदर सम्राट को सीएम बनाने को लेकर कई नेता बहुत सहज भी नहीं, लेकिन नीतीश कुमार का यह दबाव भी था कि सम्राट को ही बीजेपी सीएम बनाए, और वो बन गए। बीजेपी से किसको सीएम बनाया जाए, इसको लेकर पार्टी यानी बीजेपी बहुत कश्मकश में थी। इसीलिए यह मामला लटका हुआ था, फैसला पार्टी ले नहीं पा रही थी। बिहार में बीजेपी के साथ मुश्किल यह रही कि सुशील कुमार मोदी के बाद उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो सबको स्वीकार्य हो। सम्राट बिहार में उप मुख्यमंत्री नंबर 1 थे, इसीलिए उनको प्रोजेक्ट किया जाने लगा। दूसरे राज्यों में बीजेपी किसी भी चेहरे को आगे बढ़ा देती है, भजनलाल शर्मा, मोहनलाल यादव, ऐसे कई सारे नाम हमने देखे, लेकिन बिहार में यह स्थिति नहीं है। दरअसल जैसा हमने पहले ही बताया कि सम्राट चौधरी की जाति ने भी अहम रोल अदा किया। सम्राट कुशवाहा जाति से आते हैं, जिनकी आबादी पिछड़ों में यादवों के बाद सबसे ज्यादा है। जातिगत गणना के मुताबिक बिहार में कुशवाहा जाति की आबादी 4.2% है। सम्राट बीजेपी के लिए जरूरी और मजबूरी दोनों बन गए थे। बीजेपी चाहती है कि लव कुश समीकरण के साथ अति पिछड़ा उनके साथ आए, यानी मोटे तौर पर जेडीयू का कोर वोटर। ऐसे में किसी ऐसे नेता को आगे बढ़ाना जरूरी था जो इन वोटों को बीजेपी के पाले में लाने में मदद करे। चूंकि सम्राट चौधरी को बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष, अध्यक्ष, डिप्टी सीएम सब कुछ पदों से नवाजा, और अब यानी बीजेपी उनमें बहुत इन्वेस्ट कर चुकी थी, इसीलिए अब बारी थी रिटर्न लेने की। तो सम्राट बीजेपी के लिए जरूरी थे। बीते कई सालों से बीजेपी आरजेडी के कोर वोटर एमवाई, इसमें जो वाई समीकरण है उसको अपने साथ लेने की कोशिश कर रही है, यानी वाई मतलब यादव, जिनकी कुल आबादी प्रदेश में 14% बताई जाती है। बीजेपी समझ चुकी है कि यादव उसे वोट नहीं करेंगे। पार्टी ने इसके लिए भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव जैसे नेताओं को आगे लाकर यह करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हो पाए। ऐसे में पार्टी दूसरी जातियों पर अब इन्वेस्ट करने लगी, और इसी का असर सम्राट चौधरी। चूंकि अति पिछड़ों में बीजेपी के कोई नेता सम्राट चौधरी के कद का तैयार नहीं हो पाया है, इसलिए पार्टी के पास सम्राट चौधरी ऑप्शन के तौर पर बचते थे। वहीं जेडीयू कोटे से डिप्टी सीएम बनने वाले विजय कुमार चौधरी पूर्व सीएम नीतीश कुमार के करीबी और भरोसेमंद हैं। विजय चौधरी भूमिहार जाति से आते हैं, जो बिहार के सवर्ण जातियों में सबसे पावरफुल सियासी तौर पर मानी जाती है। इसके अलावा नीतीश कुमार ने विजेंद्र प्रसाद यादव को डिप्टी सीएम बनाया है, जो ओबीसी की सबसे बड़ी आबादी वाली यादव जाति से आते हैं। एनडीए ने बिहार में अपनी इस त्रिमूर्ति के जरिए, कोयरी और यादव के जरिए ओबीसी को 2 बड़ी जातियों के साथ साधे रखने की कवायद की, तो अगड़ों में भूमिहार समाज से डिप्टी सीएम देकर सियासी बैलेंस बनाए रखने की भी प्लानिंग की है। इस तरह बिहार की 3 बड़ी जातियों पर एनडीए ने दांव खेला है, और अब यह देखना होगा बीजेपी और जेडीयू का यह दांव कितना कारगर साबित होता है, किस तरह से जमीन पर काम होते हैं, और आगे आने वाले जो भी चुनाव होते हैं उसमें दोनों ही दलों को क्या कामयाबी मिलती है, ये तो वक्त बताएगा। ये वीडियो कैसी लगी इस पे कमेंट करके जरूर अपनी राय रखिएगा। नमस्कार।